शिविरों में पड़े हुए हैं। आग की लपटें अभी शांत हुई नहीं हैं। जब तब चिंगारी कहीं न कहीं भड़क उठती है या भड़का दी जाती है। इन सबसे थोड़ा अलहदा अगर हम चलेंगे तो साफ साफ नजर आएगा कि दंगों की आग ने किसानों को भी खूब झुलसाया है। वही किसान जिनकी बात रैलियों में खूब होती है, वही किसान जिनकी बात नेताओं के भाषणों में होती है, वही किसान जो भारत का भाग्य तय करते हैं, और वही किसान जिनको हक भीख की तरह दिया जाता है। गन्ने की मिठास के लिए जाना जाने वाला मुजफ्फरनगर जब से दंगों के लिए जाना गया, तब से यहां का किसान लगातार कराह रहा है, चीख रहा है, परेशान है, हैरान है। गन्ना कीमतों के लिए, बकाए मूल्य के लिए किसानों को लड़ाई हर बार लड़नी पड़ती है, लेकिन मुजफ्फरनगर के किसानों के लिए गन्ना इतना कड़वा कभी नहीं हुआ जितना इस दफे जबरन कर दिया गया है। दंगों ने छीन ली जिंदा शहर की मिठास, रिश्तों में पड़ गई गन्ने जैसी गांठ, सियासी कोल्हू में पिर गया अमन, जल गए खलिहान, अब बचा सिर्फ उजड़ा चमन। तो दंगा प्रभावित मुजफ्फरनगर में बिगड़े हालात के बाद अब वहां का चीनी उद्योग आम जनजीवन में कड़वाहट घोलने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन करने वाले मुजफ्फरनगर में किसान मुसीबतों की दोहरी मार झेल रहे हैं। एक तो किसानों को उनका बकाया नहीं मिला, दूसरे हालात खराब होने से अभी तक पेराई सत्र शुरू ही नहीं हो पाया है। कि नुकसान तो किसानों को है और बहुत जबरदस्त है कि शुगर फैक्ट्रियां चलने की डेट नहीं आई, पिछला भुगतान उन्होंने नहीं दिया और आने वाला रेट उसका नहीं हुआ। पूरा क्षेत्र दंगे की चपेट में है, उसमें हिंदू वीर मुसलमान भी दोनों ही उसमें है और दोनों ही काश्तकार है। मियां मुजफ्फर के शहर में दंगों की रास लीला ने खेतों में खड़े रसीले गन्नों का रस निचोड़ कर रख दिया है। गन्नों की मिठास की जगह सियासत ने कड़वाहट भर दी है। रस की जगह ऐसे कड़वे काढ़े ने ले ली है जो दर्द कम करने के बजाय रिस रहे घावों में चिलकन पैदा कर रहा है। मुजफ्फरनगर की ईंख अब चीख रही है कि कोई तो आओ, मुझे इन दंगों की गांठों से मुक्ति दिलाओ। माननीय मुख्यमंत्री जी से सीधा उन्होंने बात की और माननीय मुख्यमंत्री जी भी गंभीर हैं, तो निश्चित तौर से चीनी मिलों को हम जो है प्राथमिकता पे उनकी मदद करेंगे, चलवाएंगे, और क्योंकि चीनी मिलें नहीं चलेंगी तो हमारे प्रदेश का किसान जो है बर्बाद हो जाएगा। चीनी उद्योग के लिहाज से मुजफ्फरनगर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मुजफ्फरनगर में बिगड़े हालात से गन्ना किसान और चीनी मिल मालिक दोनों कराह रहे हैं। दंगों के दंश का आलम यह है कि पेराई सत्र तक शुरू नहीं हो पाया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगभग 70% किसान हैं। दंगों से पहले जाट और मुसलमान दोनों मिलकर गन्ने के समर्थन मूल्य और चीनी उद्योग के लिए लड़ते रहे हैं, लेकिन दंगों की आग ने इनकी एकता को जलाकर रख दिया है। अब आवाज उठाने वाली शक्ति शांत हो गई है। मुजफ्फरनगर के विवाद के बाद अब जब तमाम गन्ने की फसलों को आग लगा दी गई, गन्ना जाना है मिलों में, मिल 15 नवंबर से मिलें चलनी है, पर सरकार के पास कोई अभी इसकी तैयारी नहीं है और न वो चलवा पाने की स्थिति में है। हर साल सितंबर महीने में चीनी मिलों के पेराई सत्र को लेकर बैठक होती थी, लेकिन इस बार सितंबर गया, अक्टूबर गया और नवंबर चल रहा है, लेकिन अभी तक किसी ने चूं तक नहीं की है। मिल मालिक इस बात पर एतराज जता रहे हैं कि पिछले सत्र में 4000 करोड़ का नुकसान हुआ है। इतने नुकसान के बाद हम गन्ने का समर्थन मूल्य 240 रुपया प्रति कुंतल से ज्यादा नहीं दे सकते, और अभी तक 24 सहकारी चीनी मिलों में पेराई की बात सिर्फ तारीखों में है। ये हमने समझते हैं कि सरकार जो है, जो 15 नवंबर की बात कर रही है, सरकार को आगे आकर इसमें तेजी से कदम उठाने की जरूरत है। लेकिन सिर्फ सरकार भाषणबाजी कर रही है। 15 नवंबर बहुत दूर नहीं है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से ऐसे कोई कदम नहीं उठाए गए। दंगों के तराजू पर सियासत ने अपना नफा नुकसान तोल लिया। गन्ना पेराई सत्र की तारीखें कुछ ऊपर नीचे होकर तय हो जाएंगी। सियासत को गुड़, चीनी और खोई को अलग अलग करने में महारत हासिल है, लेकिन किसानों की पेराई जारी है।
बिना किसी सत्र के, बिना किसी समर्थन मूल्य के, निरंतर साल दर साल, तब बाढ़ और सूखे की आड़ में, अब दंगों की आड़ में। अशोक तिवारी, लखनऊ, समाचार प्लस। चलिए इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे साथ हैं, भाई गोविंद पंतराजू हमारे साथ हैं, आप हमारे स्थानीय संपादक हैं, विजय बहादुर पाठक जी हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री साहब हैं मौलाना तौकीर रजा साहब। आप सभी का स्वागत है। कुछ देर बाद संजय चौहान साहब जुड़ेंगे, आप आरएलडी के सांसद हैं, आप हमारे नोएडा स्टूडियोज में आएंगे जिस वक्त हम बैठे हुए हैं। सबसे पहले आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। हालांकि दीपावली गुजर चुकी है और हम उम्मीद कर रहे थे कि दीपावली के साथ साथ जो तमाम अव्यवस्थाएं हैं वो भी गुजर जाए। दीपावली के पटाखों के बीच, शोरगुल और उत्साह के बीच में जो तमाम दर्द है, जिसमें किसानों का दर्द भी है, वो भी दूर निकल जाए, बहुत दूर तक धुएं की तरह उड़ जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मौलाना तौकीर रजा, ये बहुत चिंता की बात है, बहुत दुख की बात है कि जिन किसानों और मुसलमानों की बात माननीय मुलायम सिंह जी करते हैं, मुसलमानों के साथ रहने की बात तो लगातार हो रही है, अखबारों में, टेलीविजन में लगातार की जाती है और साथ नजर आते हैं माननीय मुलायम सिंह जी, अखिलेश जी और पूरी सरकार भी। लेकिन किसानों को आपने लावारिसों की तरह छोड़ दिया है। ये क्यों? ऐसा क्यों होता है? दोहरी मार किसानों के ऊपर पड़ रही है, ऐसा क्यों होता है? इसमें ऐसा है, पहले तो ये वजाहत कर दी जाए, दोहरी मार के बारे में बाद में बात करते हैं। पहले तो ये वजाहत कर दूं कि मुसलमान और किसान दो अलग चीजें नहीं है। मुसलमान जो है वो किसान भी हैं, हिंदू जो है वो भी किसान है। तो किसानों को हिंदू और मुसलमान में बांटना ये मुनासिब नहीं है। रहा सवाल इस बात का कि उत्तर प्रदेश में, खासतौर से मुजफ्फरनगर में जो हालात हैं किसानों के, ये सही बात है कि सारी जिम्मेदारी हुकूमत की है और हुकूमत इन चीजों पे जवाबदेह है। लेकिन सच्चाई यह है कि हुकूमत उत्तर प्रदेश में किसानों के विकास का, गरीबों के और कमजोरों के विकास का और प्रदेश के विकास का काम ना कर सके, इसीलिए हुकूमत को उलझाने के लिए ये मुनज़्ज़म साजिशें रच के फिरका परस्त ताकतें उत्तर प्रदेश में दंगा करा रही हैं। और उनकी कोशिश ये है कि ऐसा एक करा दिया जाए कि 100 कोशिशें हुई है उत्तर प्रदेश में दंगा कराने की। बरेली में भी आपको याद होगा। अरे भाई, किसानों को मुआवजा मिले, इसमें कोई दंगा या कोई भाजपा या कोई संघ क्या कर लेगा? किसान का क्या हाल होता है, मजदूर का क्या हाल होता है? नहीं, मुआवजे की बात बाद में आएगी। पहले तो ये हो कि ये तमाम चीज क्यों हो रही है। सबसे बड़ी फिक्र की बात जो है, मुजफ्फरनगर में जो कुछ भी हुआ है, मुझे अंदेशा इस बात का है कि थोड़े से मौलाना तौकीर रजा, दंगे तो अभी हुए हैं और उससे कितने और लोग पिछले 2 वर्षों का भी मुआवजा किसानों को नहीं मिला। वो सिर्फ मुसलमान नहीं है, वो करोड़ों रुपया बकाया है। दंगों की आड़ में किसानों की गर्दन कब तक दबाते रहेंगे हम लोग? एक पहले नहीं, बिल्कुल दुरुस्त बात है आपकी। पहले मैं ये वजाहत करना चाहूंगा कि मैं सरकार की तरफ से जवाबदेही करने के लिए नहीं आया हूं। मैं समाजवादी पार्टी का आदमी भी नहीं हूं। सरकार में मैं शामिल जरूर हूं, लेकिन मेरी अपनी जमात है, अपनी जमात का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं और उस जमात का अलायंस है समाजवादी पार्टी से। मेरी अपनी पार्टी है इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल, मैं उसकी तरफ से बैठा हूं। सरकार की खामियां या सरकार की कमियां, ये अखिलेश सरकार, कोई भी मंत्री जब वो मंत्रिमंडल में शामिल होता है या मंत्री का दर्जा मिलता है तो वो सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है और आपकी भी उतनी जिम्मेदारी है। आप ये कह के कि आप अपनी जमात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर सरकार की नाकामी से पल्ला नहीं झाड़ सकते मौलाना साहब। इस हद तक मैं अपनी जिम्मेदारी अपनी जिम्मेदारी कबूल कर रहा हूं। और जहां भी जो दिक्कत, जो परेशानी है, किसानों के मामलात हैं या वहां जो आबाद है, जो अपने गांव और घर छोड़कर वहां कैंपों में पनाह लेने पर मजबूर हैं, उन लोगों के हवाले से भी बात कर रहे हैं।
और सरकार पर हम पूरी तरह से दबाव भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि गरीब, मजदूर, कमजोर और किसानों, इनके हित के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है वो किया जाना चाहिए। और मैं मुजफ्फरनगर भी गया, वहां लोगों से राब्ता भी किया, सबसे बात की, और वो तमाम चीजें मैंने मुख्यमंत्री तक पहुंचाई हैं। वहां जो लोग कैंपों में पड़े हुए हैं उनके लिए भी मैंने पुनर्वास की भी मांग की है। ये किसान अपने घर अगर नहीं जा पा रहे हैं तो उनका इंतजाम किया जाना चाहिए। खासतौर से हमारी पहली कोशिश ये है कि वहां से कैंपों से लोग अपने अपने आवास तक चले जाएं। तौकीर साहब, एक सवाल मेरे जहन में है। मैं लगातार ये सुनता हूं, जब भी उत्तर प्रदेश में कहीं कुछ कम्युनल वायलेंस होती है, एक ही रटा रटाया जुमला सरकार की तरफ से आता है, सांप्रदायिक ताकतें षड्यंत्र कर रही हैं। राइट फ्रॉम मुलायम सिंह जी टू मोहल्ला समाजवादी पार्टी अध्यक्ष तक एक ही जुमला सब बजाते हैं, बनाते हैं, बताते हैं। अधिकारी से लेके चीफ सेक्रेटरी से लेके सिपाही तक एक ही जुमला बोलता है। मैं इस जुमले को ही सिरे से खारिज करता हूं। एक से सुनिए, मैं इस जुमले को ही सिरे से खारिज करता हूं। हुकूमत किस लिए है दी गई? षड्यंत्रकारी सफल हो इसलिए आपको चुना था क्या? नहीं ना। हुकूमत आपको, हुकूमत उत्तर प्रदेश की चाबी आपको इसलिए दी कि षड्यंत्रकारी सफल नहीं हो। अगर फिर भी षड्यंत्रकारी, मुझे ऐसा दरोगा क्यों चाहिए जो ये कहे कि मैं क्या करूं भाई, अपराधी मानते नहीं है, बार बार षड्यंत्र कर देते हैं। तो दरोगा किस लिए तैनात किया? इसमें मैं जरा सा मुझे भी कहने का मौका दें जी। मैं इस बात का जवाब देना चाहूंगा कि मुजफ्फरनगर में जो फौज को तलब किया गया, आप दंगों की तारीख उठाकर देखें, इतनी जल्दी आज तक इतनी जल्दी फौज को कभी तलब नहीं किया गया। अखिलेश यादव ने यह महसूस कर लिया कि हम अपनी पुलिस के जरिए इन दंगों को कंट्रोल नहीं कर सकते। उन्होंने बदनामी की परवाह किए बगैर वहां फौज को तलब किया, और फौज अगर ना आई होती तो मैं आपको बताता हूं, मैंने तमाम हालात का वहां जायजा लिया है। फौज को अगर तलब ना किया गया होता तो इतना बड़ा फसाद वहां होने वाला था कि जितने लोग कैंपों में थे, मुझे लगता है कि शायद वो कैंपों में न होते, वो कब्रिस्तानों में होते। तो अखिलेश यादव की सूझबूझ की वजह से उतना बड़ा वो करने में नाकाम हुए हैं। और मुझे अंदेशा इस बात का है कि ये फिरका परस्त ताकतें एक और मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के किसी न किसी जिले में कराएंगी। इसके लिए जागरूकता की जरूरत है। तौकीर और साहब, इसीलिए हम तौकीर साहब, एक बात मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। अखबार ने नहीं, टीवी ने नहीं, प्रवक्ताओं ने नहीं, हुकूमत हिंदुस्तान के गृह राज्य मंत्री ने मुझसे खुद व्यक्तिगत तौर पर कहा कि हिंदुस्तान के गृह मंत्री ने, यानी सुशील शिंदे ने खुद टेलीफोन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को आगाह किया था दंगों से 7 दिन पहले। किसी बाबू ने नहीं, होमगार्ड चपरासी ने नहीं, आईबी का रूटीन लेटर नहीं, हुकूमत हिंदुस्तान का गृह मंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से खुद फोन लाइन पर है और कह रहा है कि मेरे पास जानकारी है, खतरा है वहां। उसके बाद भी घटना घट जाए, छोटी एडवाइजरी नहीं थी। भारत का गृह मंत्री खुद बोल रहा था टेलीफोन पर, और सुन कौन रहा था? जावेद उस्मानी नहीं सुन रहे थे, नागर नहीं सुन रहे थे, मुख्यमंत्री सुन रहे थे खुद। किसको दोष दूंगा? यानी दंगा जानबूझकर भड़कने दिया गया। इस हद तक मैं आपसे भी इत्तेफाक करता हूं कि कहीं ना कहीं चूक हुई है, कहीं ना कहीं भूल हुई है, क्योंकि कम से कम एक हफ्ता पहले से वहां तनाव का माहौल था और उस पर जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, मैं भी ये महसूस करता हूं, मैंने हुकूमत से भी ये बात कही थी कि अगर उस वक्त कार्रवाई कर दी जाती तो शायद मुजफ्फरनगर के इतने बड़े हादसे से हमें नहीं गुजरना पड़ता। मुश्किल हमारे सामने जो है, आपने देखा कि फौज ने आके वहां के दंगे को कंट्रोल किया, जबकि पुलिस, मौलाना साहब, मोहम्मद आजम खान साहब ने मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत मुलाकात करके 3 बात कही थी मैं ये महसूस कि पूरे इलाके को टर्न कर दिया जाए। मुझे कंप्लीट करने दीजिए बात, तब तो बात। और जो भी संदिग्ध है उनको उठा के अंदर किया जाए। क्यों नहीं किया गया भाई? नहीं, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, मेरा जुमला मुझे कंप्लीट करने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि सरकार के हाथ पर पुलिस और प्रशासन होते हैं
और मैं ये महसूस करता हूं कि पुलिस और प्रशासन में सांप्रदायिक मानसिकता के लोग एक्टिव हो गए हैं, जिसकी वजह से वहां जो मुजफ्फरनगर में हादसा हुआ है, सरकार से ज्यादा सरकार के वो नुमाइंदे दोषी हैं जो वहां पुलिस और प्रशासन की शक्ल में है। उन्होंने इस माहौल को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की और इसी वजह से वहां फौज तलब करनी गई। फौज हमारी सरहदों की हिफाजत के लिए है, हमारे दंगों को कंट्रोल करने के लिए नहीं है। ठीक है तौकीर साहब, मैं विषय भटक रहा है, हम दंगों के पोस्टमार्टम में चले गए। एक आखिरी बात कहकर मैं विजय बहादुर पाठक जी से पूछूंगा, ये तर्क कतई स्वीकार्य नहीं, ये तर्क